बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिल आज स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, नैब तरामीम के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस आया तो आज अपोजिशन ने भी वावेला मचाया। आज अपोजिशन की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इसे मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम इसे मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ये आइन से बालातर है, ये आइन की मनाफी है, आपको पार्लियामान को इज्जत देनी चाहिए और पार्लियामान को ही आगे बढ़ाना चाहिए। जबकि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इसे काला कानून करार दे दिया। हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि आप मुसव्वदा उठा के देख लें, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से आया था उसमें भी तजावीज़ कुछ ऐसी ही थी, लेकिन अब हम उस पर अमल दरामद करवा चुके हैं। तो अभी रोना धोना इन्होंने लगा रखा है, इन पे कौम में से किसी को यकीन नहीं है। तो फिर अपोजिशन की हिकमत अमली आइंदा क्या होगी? क्या मुत्तहिदा होगी या अलग अलग होगी? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना, एतराज तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी है, PMLN को भी है, लेकिन क्या इसके अगेंस्ट हिकमत अमली दोनों की मुश्तरका होगी या इनफरादी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासिर, सबसे पहले तो आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, 92 की तरफ से तमाम आलम इस्लाम को रबीउल अव्वल, रबीउल नूर का इस महीने का आगाज़ मुबारक हो। ये बड़ी पाक और बाबरकत महीना, और हम दुआ भी करते हैं इस महीने में आलम इस्लाम के और पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, सियासी भी, इक़्तिसादी भी, मुआशी भी, और पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के फज़ल व करम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन है वो आगे बढ़े ना। हाँ, इसको हम सब लेकर। या सर, मैंने कल कहा था कि अपोजिशन की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल कल तक आ जाएगा, वो आया। अपोजिशन का आज एक मुश्तरका इजलास होना था। शहबाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मुस्लिम लीग नून बैठना नहीं, पीपल्स पार्टी बैठना नहीं चाहती थी। मौलाना फजलुर रहमान चाहते थे कि पीपल्स पार्टी अगर आके मुश्तरका तौर पर बैठती है तो वो मौलाना फजलुर रहमान के सदारत में होने वाले इजलास पे बैठे। हुआ ये कि जनाब हैं सब मुखालफत सब ने की, इस पर रद्द-ए-अमल भी सब ने दिया, लेकिन एक पेज पर आने की जो कोशिश थी वो सिर्फ एक चौधरी बनने के लिए कि बड़ा किसको बनाया जाए, उस पर मामला तय नहीं हो रहे, बिल्कुल तय नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को पैगाम भेजा गया कि आप बतौर अपोजिशन लीडर आएँ, बिलावल साहब आपके साथ खड़े होते हैं और आप बैठकर उस पर जो लायामल बनाएं, बिलावल साहब आपका साथ देंगे। मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से पैगाम मिला कि शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसफ जो हैं, एहसन इकबाल, ये आके आपसे बात करेंगे। अब शाहिद खाकान अब्बासी के साथ पीपल्स पार्टी बैठने के लिए तैयार नहीं, एहसन इकबाल को वैसे वो पसंद नहीं करते, और ख्वाजा आसफ के साथ पीपल्स पार्टी की कुछ शख्सियात की करीबी अजीज़दारी ज़रूर है, लेकिन ख्वाजा आसफ जो है वो उस खाते में आ नहीं रहे, जिसकी वजह से यानी PMLN की आला क़यादत ख्वाजा आसिफ साहब को ये मोहरा नहीं बनाना चाहते। उसके बाद क्या हुआ है, इसी दौरानिए में फ़ोन चले जाता है आज फिर मौलाना फजलुर रहमान का, जो अब लाहौर आ रहे हैं और आके शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी करेंगे। मौलाना साहब का फ़ोन चले जाता है। मौलाना साहब कहते हैं कि जनाब बात यह है कि मियाँ साहब, हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस लाए हैं उस पर अगर तहरीक चलानी है, अगर हमने भरपूर जवाब देना है तो वो PDM के प्लेटफॉर्म से होगा, तो आपको तमाम जमातों को उसके प्लेटफॉर्म से लाना होगा। अगर उसके प्लेटफॉर्म से आप नहीं लाते तो फिर हमारी आगे जाके ना तहरीक चल सकती है ना कुछ। मियाँ साहब ने जवाब दिया, जो पार्लियामेंट के अंदर जमाते हैं वो तो पार्लियामेंट का हिस्सा है, उसमें जो आप नहीं आ सकते उसके तो हम अलहदा इजलास करेंगे, लेकिन जो बाहर है उसमें हम कोशिश करेंगे। तो मौलाना साहब ने शर्त रख दी, नहीं ऐसा नहीं है, अब पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो जमाते हैं वो सब PDM के अंदर आएँ और फिर मुश्तरका तहरीक चले, नहीं तो PDM जो अपनी तहरीक चलाएगी उस पर फिर हम लोग ही होंगे, फिर आप या उसमें पीपल्स पार्टी या दूसरी जो जमातें हैं उनकी कोई आरा शामिल नहीं होगी, फिर आप पीपल्स पार्टी के साथ पार्लियामेंट के अंदर तावन नहीं करेंगे। या सर, ये सवाल तो ये भी बनता है ना, फिर पार्लिमानी PDM की सरबराही कौन करेगा? देखिए, पार्लिमानी PDM जो है वो बननी ही नहीं, PDM एक ही है। मौलाना साहब कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, चौधरी उसका मैंने ही बनना है, उसका कायद मैंने ही बनना है। अगर तो वो मंजूर होगी तो मौलाना साहब हैप्पी हैं, अगर नहीं होगी तो मौलाना साहब हैप्पी नहीं है। इसी वजह से
अपोजिशन का मुश्तरका अलामिया जो था, मुश्तरका जो उनका एक एजेंडा था, जो मुश्तरका उनकी जो कॉल थी, वो नहीं हो सकी। अब कल एक और मुलाकात है इस्लामाबाद में, वो एक और कोशिश है कल कुछ लोगों की कि शायद दोबारा किसी तरीके से कुछ मामला को सेटल किया जाए। लेकिन मैं दूसरी तरफ का वो मामला सेटल तो नहीं होने, मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूँ ना। अपोजिशन का तो मैंने बता दिया, ये इकट्ठे नहीं हो रहे, जो शर्तें बीच में है वो पूरी करने के लिए तैयार कोई नहीं है। आपको मैं एक ख़बर दे दूं, क्या आज इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों के 3 रहनुमाओं की हुकूमती अफराद से मुलाकात नहीं हुई? क्या ये मुलाकात जो है फेज़ 11 में नहीं हुई? और जिस जगह ये मुलाकात हुई है, क्या वहाँ पर एक मारूफ एंकर भी मौजूद नहीं था? और इस मुलाकात के अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें तय नहीं होने जा रही? कुछ कहा गया, मैं आपको ये भी बता दूँ, हुकूमती ज़िम्मेदार ने कहा जनाब आपने जो जो चीज़ें कही थी उनमें से तो काफ़ी चीज़ें इसमें डाल दी गई हैं। सही। तो अब क्या? फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं वो डाल तो दी गई हैं, इसे आर्डीनेंस को ज़रा सदारती आर्डीनेंस से ख़त्म करें, इसको पार्लियामेंट के अंदर लेके आएँ, तो फिर इस पर बात करने। उन्होंने कहा जी हम उसको भी लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हमारे साथ तय कर लें मामला। एक दौर आज कम से कम 3 घंटे का हो चुका है यासर, और उस 3 घंटे के दौर में ये कहा गया है कि बाहर हम जितना मर्जी शोर डालें। कुछ उन्होंने ऐसी चीज़ें दी हैं जो मेरा ज़ाती ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं मानेंगे। वो एहतसाब के कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसी चीज़ें जो मज़ीद वो रिलीफ चाहते हैं, वो नहीं मानेंगे, जिसकी बिना पर मेरा ख्याल है वो टुटकी तरक करके ये हो जाएगा। लेकिन आज एक मीटिंग हुई है, जहाँ पे हुई है वहाँ पर एक और मुमताज़ हमारे सहाफ़ी भाई मौजूद थे, और उस मीटिंग में कुछ चीज़ें तय हुई हैं, कुछ चीज़ें नई डालने का कहा गया है, और 3 बड़ी सियासी जमातों के लोग वहाँ मौजूद थे, 3 बड़ी सियासी जमातों के। तो मैंने पहले भी कहा था सब कुछ तय है। कल तो हुकूमत के भी कुछ लोगों ने ये बात कह दी थी कि जी बहुत सी चीज़ें तय हैं, और आज आप भी कह रहे हैं कि जो आप ज़रा इस तरह करें ना, अगर आप वो मसवदा निकाल लें जो अपोजिशन ने नैब के कवानीन में तरमीम के हवाले से दिया था, क्या उसमें 90 दिन वाली बात नहीं थी? क्या उसमें ट्रायल कोर्ट से बेल वाली बात नहीं थी? अभी रिव्यू मीटिंग में मजीद फैसले होंगे कि किसके केसेस नैब से हटके दूसरे इदारों को मुंतकिल किए जाएंगे। अभी तक जो कयास आ रही हैं उसमें शाहिद खकान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब और मुराद अली शाह साहब को रिलीफ मिलने के इम्कान हैं। मिल गया है, रिलीफ मिलने के इम्कान नहीं है। बहुत से लोगों को रिलीफ मिल चुका है, बहुत से लोगों को रिलीफ मिल चुका है। अब जरा पढ़े तो सही उसको। उसमें सबसे ज्यादा रिलीफ अपोजिशन को ही मिला है, और सबसे ज्यादा रिलीफ उन लोगों को मिला है जो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। अगर उसमें रिलीफ नहीं मिला तो शरीफ खानदान के मरियम और नवाज शरीफ को नहीं मिला, जिसकी बिना पे ये सारा रफर है। आपको जरदारी साहब की आवाजें आई हैं? नहीं। क्या पीपल्स पार्टी जिस तरह रिएक्ट करती है, वो रिएक्ट आप गौर करें ना कि वो रिएक्ट आया कहीं से? मैंने कल भी कहा था थोड़ा बहुत तो है ना। पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शहरी रहमान साहबा, मुराद अली शाह साहब, ये तो बोल ही रहे हैं। क्या बोलने? ये बोलने तक ही रहेंगे। मैं फिर वही कह रहा हूं, ये सारी गुफ्तगू बोलने तक होगी। आज कोई इसको चैलेंज करने अदालत में गया? अभी तक तो नहीं। हालांकि आज तो वकला की तंजीमों ने भी इस पर भरे हैं। अब हो क्या रहा है? अब ये कोशिश करेंगे अपने अपने ताई इसको तहरीक बनाएं, इसको कुछ ना कुछ करें। सही। और इसी दौरान में इजलास शुरू हो जाना है, इजलास में मामला तय होने शुरू हो जाने हैं, और फिर आइन की कोई ऐसी शक्ल बन जानी है कि जिससे यासर ज़हन में रखिएगा कि इन तरामीम में कुछ तरामीम और आएंगे और उसके बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जिन लोगों को रिलीफ मिल रहा है वो ऊपर से तो चीख रहे हैं, अंदर से कोई नहीं चीख रहा। भाई पीटीआई के तो अभी मामलात आए ही नहीं, वो तो इनकी हुकूमत ख़त्म होगी तो मामलात आएंगे ना सामने। जिनके आए हुए हैं वो उसमें हैं। आप ज़रा आइन को उस आर्डिनेंस को गौर से पढ़ना शुरू करें तो आपको नज़र आएगा कि सबसे ज़्यादा रिलीफ उसमें मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों को और पीपल्स पार्टी के लोगों को मिला है। ये ऑपोजिशन को रिलीफ मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में जो इजलास होने जा रहे हैं तो बैकडोर जो राबिते भी हैं, इस तरह की जो मीटिंग्स भी हैं, उसमें भी मजीद मामलात बेहतर हो सकते हैं। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में मजीद भी बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन मुबशर लुकमान साहब। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो सियासी गोरख धंधा है, हुकूमत मंतकें पेश करती है, वजाहतें पेश करती है, अपोजिशन उस पर वावेला मचाती है, अवाम के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कितने इकदामात बेहतरीन किए जा रहे हैं, कितने इकदामात को सराहा जा रहा है और कितने इकदामात होना बाकी हैं लेकिन उसका ढिंडोरा पीटा जा रहा है। अपोजिशन और हुकूमत के माबैन ये जो जंग है ये किस हद तक असल है और किस हद तक जाली है, इसी का ही खुलासा करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुबशर लुकमान साहब ने। मुबशर लुकमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुबशर लुकमान साहब, नैब ऑर्डिनेंस आया, अपोजिशन ने वावेला मचाया, हालांकि बेशतर शिकें वही हैं जो अपोजिशन की सिफारिशात के तहत हुकूमत तक पहुंची, लेकिन नैब ऑर्डिनेंस के जरिए अपोजिशन ने हंगामा बर्पा कर दिया है कि हम इसे नहीं मानते, काला कानून करार दे दिया। आपकी नजर में इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है? चोर, उचक्के, डाकू। क्योंकि इस जो आ रहा है ऑर्डिनेंस, इसके मुताबिक ना आप टैक्स एवेडर्स को कुछ कह सकते हैं, ना मनी लॉन्ड्रर्स को, ना कंसीलमेंट करने वालों को। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं कि अभी तक किया क्या नैब ने? मुझे एक आदमी बता दें चलें जिसको पकड़ के उन्होंने सजा दी है और उनकी वजह से वो एक करप्ट आदमी, एक करप्ट आदमी, एक करप्ट सियासतदान, एक करप्ट ब्यूरोक्रेट, एक करप्ट रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचा। हाँ, मैं आपको बता सकता हूं कि ब्रॉड शीट में नैब के अपने करप्शन जो है वो सामने आ गई है कि नैब वालों ने कितनी करप्शन की, उनके अपने पुराने चेयरमैन से कितनी खाई, उनके डीजीज ने कितने पैसे खाए, उन्होंने मुसावी से वहां पे हाथ किया हुआ था और बार बार वो पैसे दे रहे हैं और अभी भी पैसे दे रहे हैं और अभी मजीद आपने देने हैं। तो फायदा किसका हुआ? चोरों का, लुटेरों का, और किसका होना? मुबशर साहब, नैब बंद कर देनी चाहिए। मुबशर साहब, माजी में अपोजिशन ने जो अपने नैब के हवाले से तरामीम के लिए बातें की थी, उसमें से बहुत सी शिकें तो इसमें शामिल है। तो क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन सिर्फ ड्रामा कर रही है, शोर डाल रही है, और अपोजिशन जिसको इसमें रिलीफ मिलेगा ये सब आपस में मिलजुल के हो रहा है? राना साहब, बड़ी माजरत के साथ, पता नहीं आपको बात अच्छी नहीं लगेगी, मेरे पास क्लिप है, आप चाहते हैं तो मैं अभी आपको ऑन एयर सुना देता हूँ कि माजी में इमरान खान साहब भी ये कहते थे कि नैब के ऑर्डिनेंस को ना तब्दील करो, वज़ीर आज़म को तब्दील करो अगर करप्शन है, और वो कह रहे थे कि नैब को मेरे अंडर करो, 3 महीने में मैं सारी करप्शन ख़त्म कर दूंगा। अभी आपको वीडियो क्लिप भेज देता हूँ। ये देखें, हर हमारा सियासतदान जब अपोजिशन में होता है तो उसकी बयान डिफरेंट होता है और उसकी आउटलुक डिफरेंट होती है, उसका विजन डिफरेंट होता है। जैसे ही वो हुकूमत में आते हैं उनके बयानात मुख्तलिफ हो जाते हैं, उनकी सियासत डिफरेंट हो जाती है और उनका विजन डिफरेंट हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों का प्रोग्राम सुन रहा था और मैंने कहा काश इसी के ऊपर बात कर लें, थोड़ी सी उस पर भी कर लेते हैं आगे चल के। आप मुझे बता दें राना साहब, आप ऐसा करें, छोटे मजदूर को छोड़ दें। मैं आपको कहता हूं जिसकी तनख्वाह लाख रुपया तनख्वाह वाला, जिसके 2 बच्चे हैं, घर में एक बूढ़े माँ बाप हैं, मुझे उसके घर का बजट बना के दिखा दें, मैं आपको सलाम करूंगा। क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है, आपने मजबूर किया लोगों को कि चोरी करें, मजबूर कर दिया है कि वो अपना फाका करें, आपने मुफलसी और लाचारी पे मजबूर कर दिया लोगों को। ये कोई इज्जत से जीना होता है राना साहब? ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पशा साहब। और आपके 3-4 दिन पहले वजीर इत्तलात ने बयान दिया हमने 1 करोड़ नौकरियां दे दी हैं। मुझे बताएं राना साहब, किस जगह दी हैं? चले मुझे बताएं ना कि झूठ की भी कोई पैर होने चाहिए ना, कि 5 नौकरियां दी हैं कहीं पे, चले मुझे बता दें। 3 नौकरियां दी हैं जो काबीना के अलावा, उनके अलावा किसको नौकरी दी है? गलत इत्तलात और गलत इंफॉर्मेशन बार बार दी जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है और उसका फॉल आउट क्या है? नहीं है। आपने कीमतें बता रहे थे, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, चलें लाहौर में 14 बड़ी मार्केटें हैं, आप मुझे 14 मार्केटों में एक रेट दिखा दें किसी एक चीज का। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरा एक मार्केट में 4 रेट है मुबशर साहब, एक मार्केट में 4 रेट है, 14 मार्केट है तो दूर की बात। मैं तो 92 चैनल के ऊपर बैठ के ये चैलेंज कर रहा हूं उस्मान बुज़दार को। क्या बातें हैं? झूठ के कोई पैर होते हैं? सिर्फ अपना हम बात कर रहे हैं, अब लोगों को जलील करना, तजलील करना, लड़ाई करना, छोटा करना उनका का दूसरा से, हाथ आतमपाई करना, गालम गलोच करना। अल्लाह माफ करे यार ऐसी सियासत से, अल्लाह हर एक को माफ करे। मुबशर साहब, नैब ऑर्डिनेंस
अपोजिशन, मेरा फिर वही सवाल है, अपोजिशन जो है क्या इसके खिलाफ जाएगी? ड्रामा हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, ड्रामा नहीं हो रहा, अपोजिशन बिल्कुल इसके खिलाफ जाएगी। और आपको एक बात बताऊं यार, आपको मैं एक बात बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन को ये चेयरमैन नैब ने कितना आराम या मुश्किल किया हुआ आपको पता है, और इनका नहीं होना चाहिए यहाँ पे वो भी आपको पता है। का ऑर्डिनेंसेस आ रही हैं यार, ऑर्डिनेंस से हुकूमतें चल रही हैं, तो पार्लियामेंट बंद कर दें। क्यों इतना बोझ डाला हुआ है नेशनल एक्सचेकर पे? सेनेट को घर भेज दें। हम लोग क्यों अपना अरबों रुपए के खर्चे कर रहे हैं इन लोगों की मुराद के ऊपर, इन लोगों की तनख्वाहों के ऊपर, इन लोगों के एयर कंडीशनिंग के ऊपर, इनके स्पेशल सब्सिडाइज कैफेटेरियाज के ऊपर क्यों हम कर रहे हैं फिर ये? मुबशर लुकमान साहब, हमें तो ये समझ नहीं आती, हुकूमती तर्जुमान और हुकूमती मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के वो ये कहते हैं कि 3 साल में तो वज़ीर आज़म ने बात नहीं की अपोजिशन लीडर से, तो नैब तरमीम पे कैसे बात कर लेंगे? हम चोर से पूछ के थानेदार नहीं लगा सकते। तो पार्लियामान का अगर मकसदी फौत हो जाता है तो फिर ये हुकूमत आने वाले दिनों में अगर अपोजिशन बेंचेस पे बैठी होगी तो फिर का मंजरनामा क्या देखते हैं? आधी से ज्यादा काबीना जो है उनके ऊपर मुकदमे हैं। अभी तो 6 लोग तो जब वो पेंडोरा लीक्स में आ गए, उससे पहले पैनामा लीक्स के अंदर भी लोग थे, तो यार फिर उनको आपने क्यों हुकूमतों में रखा हुआ है? ये 2 नंबरी है ना, 2 नंबरी है कि जब नवाज शरीफ था हुकूमत में तो प्राइम मिनिस्टर यही कहते थे उस वक्त अपोजिशन लीडर होते हुए कि जनाब आप इस्तीफा दें, यूसुफ रजा गिलानी साहब भी इस्तीफा दें, जब उनके ऊपर इल्ज़ामात ख़त्म हो जाएं, गलत साबित हो जाएं, फिर वो आ जाए वापस उस ओहदे पे। तो आप क्यों नहीं कहते अपने वज़रा को? क्योंकि एक मोनस सलाई को घर भेजने से, एक मोनस सलाई को घर भेजने से पूरी हुकूमत घर जाती है ना, पूरी कोएलिशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब असूल बदल गए हैं, अब तमाम जो अखलाकियात है वो बदल गई हैं, उनके मेयार डिफरेंट हो गए हैं। ये जो मजबूरी है ना, ये कमज़ोर लोगों की सियासत होती है। ये जो मजबूरी है ये करप्शन की जड़ होती है। बशर साहब, बड़ा शोर मचा हुआ है और मरियम साहबा कह रही हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो नवंबर दिसंबर में आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग कह रहे आ रहे हैं, कुछ लोग उस पर खामोश हैं। क्या मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं? पता नहीं जी, मैं तो आपसे ये सवाल एक और पूछता हूँ, मुझे बताएं मियाँ नवाज शरीफ पहले आएगा कि पहले आएगा? आप मुझे चलें ये बता दीजिए, आपके जिन्होंने आना होता है वो भागते हैं। चलें ये बता दें, आपके दोस्त जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो वाकई सीरियस हो गिरे हैं या किसी वजह से या किसी वादे की वजह से खामोश हैं? अच्छा, मेरा भी आपने उनको दोस्त बना दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं ये जो आतिम ताई आप बन जाते हैं ना एकदम से और मेहरबानियाँ फरमा देते हैं, ये बड़ी स्टोर। लेकिन मेरी बात हुई है उस दिन, उनके घर पे भी बात हुई है, एक्चुअली गिरे तो है और वो काफ़ी बचत भी हो गई है उनकी, क्योंकि उनको कमर की आपको पता है देरीना तकलीफ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर 2 हफ्ते का रेस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है राना साहब, 2 हफ्ते भी ख़त्म हो जाते हैं ना, और तो 2 हफ्ते बाद वही बात हो सकती है, वही पेशी हो सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ, और ये मेरी बड़ी पक्की कि इस वक्त मरियम नवाज बहुत लगता है और शहबाज शरीफ को मरियम नवाज एक आंख नहीं पाती। और अब जो है दोनों भाइयों के बयानिए में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया और हुकूमत इसका फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि हुकूमत को पता है नवाज शरीफ और मरियम तो ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, वो तो नहीं अब इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते। तो उनको बिलावल से पंजाब के अंदर कोई ख़तरा नहीं है, और पंजाब आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो वो यहाँ पे किसी तरह शहबाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं ताकि उनका मैदान, सियासी मैदान जो है साफ़ हो जाए। अब आप इसीलिए देख लीजिएगा कि मॉल टाउन केस रोज़ाना की बुनियादों पे होएगा, उसके अंदर तेज़ी आ गई है। इनके जो केसेस हैं नैब के, वो भी उनमें भी तेज़ी आएगी। हमजा शहबाज के केसेस में अभी तेज़ी आएगी। हुकूमत इन 2 लोगों को टारगेट करने के लिए बहुत ये तो इस वक्त अपोजिशन के अंदरूनी इंतशार की वजह से अपोजिशन इस वक्त बुखलाई हुई भी है और बिखरी हुई भी है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है, हुकूमती इकदामात हैं, महंगाई का ग्राफ है, पॉपुलैरिटी जो है वो किसकी कम हो रही है और किसकी बढ़ रही है? मैं आपको एक बात बताऊं कि आज मुझे एक बड़े दुख से मैं आपको बता रहा हूं
कि आज मैं लाहौर जिमखाना गया तो वहाँ मेरी किसी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो वो मुझे बताने लगे कि जी 3 दिन पहले उस्मान बुज़दार साहब ने तमाम अपने पीटीआई के पुराने वाले लोग जो उनकी मीटिंग बुलाई हुई थी, तो 50-60 मेंबर्स थे वहाँ पे, और वो सारे बैठकर उनकी बदखुइयाँ कर रहे थे और इतनी बुराइयाँ कर रहे थे। उनका कि मुझे लगा कि अभी वज़ीर आला आएंगे और यहाँ बर्तन चलेंगे। तो 15 मिनट के बाद वज़ीर आला आए तो सारों ने इतने मीठे और मुलायम हो गए, सब ने इतनी उनकी तारीफ़ें की और इतने पुल बांधे, तो ये साहब कहते हैं मैं खुद शर्मिंदा हो गया कि वज़ीर आला भी शर्मिंदगी फील कर रहे थे कि यार मैंने इतने अच्छे काम कर लिए, उनको खुद नहीं इल्म था। तो ये जो हमारे यहाँ खुशामदी टोला है ना, ये हमारे हुक्मरानों को नज़र ही कुछ नहीं आने देता। और हमारे हुक्मरान, और ये मैं आज के हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा, हमेशा मैंने देखा है हुक्मरानी में जो भी लोग आते हैं उनकी आंखों में ऐसा मोतिया पड़ता है कि उनको सिर्फ वो लोग नज़र आते हैं जो उनकी चापलूसी कर रहे होते हैं, जो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं या उनकी रहनुमाई कर रहे होते हैं। वो उनको अपने नहीं, वो उनको मुल्क दुश्मन लगना शुरू हो जाते हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी लूज़र है ना जी इस पूरी चीज़ में, गेम में, वो ना पीटीआई है, ना पीएमएलएन है, ना पीपल्स पार्टी है, वो पाकिस्तान की अवाम है। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम का इस वक्त जो हाल है ना, अलमान अलफीज़, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि कुछ चीज़ें तो जिनका ताल्लुक ही नहीं है पैसों से और बजट वगैरह से, यानी आप आईएमएफ के साथ ताल्लुक नहीं है, वर्ल्ड बैंक के साथ ताल्लुक नहीं है। आप लाहौर में, आपको पता है हर घर में कम से कम किसी न किसी फ़र्द को डेंगू हुआ है, हो रहा है, और अमवात भी हो रही हैं इससे, लेकिन सफाई नहीं हो रही। जो गंद और कूड़े के ढेर हैं वो नहीं साफ हो रहे। अब इसके लिए आईएमएफ की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए बेसिक गवर्नेंस की ज़रूरत है। तो हमारी हुकूमत जो है वो उसने लोगों के दिलों से जमहूरियत का ही जो खलूस और प्यार है ना वही खत्म कर रही है। लोग कहते हैं सानू कोई फायदा नहीं है इस जमहूरियत। यानी सियासी तौर पे नुकसान किसी को हो या ना हो, लेकिन अवामी तौर पे जितना नुकसान हो चुका है उसका खमियाजा पूरा करना मुश्किल है और वो कई सालों तक खमियाजा पूरा नहीं हो सकता। और एक तरफ अगर 2 चीजें महंगी हैं तो उसकी लपेट में 10 चीजों को ला के पूरा एक बंडल बना दिया जाता है कि ये महंगाई की वजह से। बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, पेंडोरा पेपर्स, महंगाई का तूफान, सदारती ऑर्डिनेंस, नैब तरामीम, इस पूरे सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे और हुकूमत और अपोजिशन का मौक़िफ़ जानेंगे। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने। आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब, अपोजिशन ये कहती है, एक तो पहले उन्होंने काला कानून करार दे दिया जो आपने ऑर्डिनेंस नैब तरामीम के हवाले से जारी किया, फिर ये कहा कि काले कानून पर मजीद कालक लगाई गई है ये सदारती ऑर्डिनेंस लाके। अपोजिशन ये कहती है कि आपने सदारती ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो बेहतरीन हल है कि आप अपोजिशन से खतो किताबत कर लिया करें और सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कानून नाफिज कर दिया करें, पार्लियामान को बंद करें और पार्लियामान का खर्चा बचाएं। तैमूर तालपुर साहब की जानिब बढ़ेंगे। तैमूर साहब, नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि बेशतर शिकें वही हैं जो अपोजिशन की तजावीज़ करना है, तो फिर अपोजिशन का ये रोना धोना क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम बात क्या कर रहे हैं और वो बात क्या कर रहे हैं, मतलब कोई किसी बात का कोई सर या पैर तो होता है ना। ये जब हमारे साथ अगर एग्रीड है किसी भी एक चीज पर तो उसको सामने ले आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनको सिर्फ टेंशन अभी एक ही चक्कर की पड़ी हुई है कि कहीं चेयरमैन नायब हट ना जाए, क्योंकि चेयरमैन नायब हट गया तो इनकी जितने भी क्रोनीज हैं, इनके जो वफाकी वज़रा हैं, हमारी जो अलीमा बाजी है, ये सारे जेल में जा रहे हैं। जिन लोगों ने अरबों रुपए वाइट कर दिए, ये कहीं ना कहीं तो बात निकलेगी ना, ये रुक तो नहीं सकती, सारी उम्र तो बात नहीं छुपेगी। जो मालम जब्बा का स्कैंडल है, जो आपका बिलियन ट्री सुनामी का जो करप्शन आप लोगों ने की है, जो इन लोगों ने अलग अलग प्रोजेक्ट से जिस तरह से माल कमाया है, जिस कर्जे में इस मुल्क को डुबा दिया है, तो ये इन चीजों से बचने के तरीकेकार ढूंढ रहे हैं। अब इन्होंने जो बात की है कि जो नया लॉ बना है नैब का, जिसके मुताबिक जो भी बंदा अरेस्ट होगा, अगर वो जितने एम्बेजमेंट का उस पर इल्जाम लगाए, फॉर एग्जाम्पल 10 अरब, तो अगर वो 10 अरब जमा करा देगा श्योरिटी में, ही इज फ्री टू गो।
अब 10 अरब तो वही जमा करा सकता है ना जिसने 10 अरब कमाए होंगे। जो बेचारा मिस्कीन जिसको विक्टिमाइजेशन के लिए चाहे पॉलिटिकल हो चाहे ब्यूरोक्रेटिक हो, उसके लिए जब किसी को अरेस्ट करके डालेंगे तो वहां से ये अमाउंट कहां से वो दे सकते हैं। यानी चोर का रास्ता और भी आसान कर दिया, चोरी करके और नैब से बचने का, और आम बेचारा जो शरीफ आदमी है उसको वहीं पे फंसा दिया उस चीज के अंदर। अच्छा तैमूर साहब, ये अगर आप कहते हैं कि मौजूदा चेयरमैन नैब जो है ये चाहते हैं यही रहे, इसकी इनकी बचत है, अगर कोई नया चेयरमैन नैब आता है तो उस पर अपोजिशन उस नाम पे मुत्फिक नहीं होती, इत्फाक नहीं होता, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस नाम पर इत्फाक करेगी जो नाम अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ देंगे? तो क्या पीपल्स पार्टी उस पर इत्फाक करेगी? बिल्कुल ऑपोजिशन को चाहिए और अपोजिशन एक साथ बैठ के बात करेगी, और हमें एक नाम पर एग्री करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब बहाने हैं कि हम एग्री नहीं करेंगे शहबाज शरीफ के नाम से या शहबाज शरीफ एग्री नहीं करेगा जो बाकी कहेंगे। हम सब आपस में एक नाम पे मुत्तफिक हो जाएंगे, पर ये काम करने वाले बने। यानी आप मुत्तफिक हो सकते हैं, हुकूमत को कदम बढ़ाना होगा, हुकूमत कदम बढ़ाए तो आप मुत्तफिक हो सकते हैं। तैमूर साहब, मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ। यूसुफ ज़ई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत साहब, इस वक्त जो बुनियादी तौर पे अपोजिशन की डिमांड है कि पार्लियामान को ताला लगाएं और खतो किताबत के जरिए मुशावरत कर लिया करें अपोजिशन से, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कानून लागू करें, पैसा भी बच जाएगा उससे, इस पे आपका मौकिफ क्या है? देखिए, आपको भी पता है, सबको पता है कि अपोजिशन आपस में कितने हिस्सों में बटी हुई है। कभी अपने किसी चीज पे तो ये खुद भी मुतफिक नहीं होते हैं। पहले ये खुद इत्तेफाक करके सामने आ जाए और उसके बाद फिर हुकूमत के साथ बैठना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पहले तो इनको अपने आपस में बिठाए ना। मुस्लिम लीग वो आपस में, उनकी आपस में नहीं लग रही है तो फिर पीपल्स पार्टी की इनके साथ नहीं लग रही है, इस तरह एनपी अलग रास्ते पे जा रही है। तो ये तो मुख्तलिफ पार्टियों का अपोजिशन है और हर एक अपना अपना मंशूर है, कोई एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर है इन मुश्किलात पे फिर दूसरी बात देखें, जो एक कन्विक्टेड अपोजिशन लीडर है उसके ऊपर केस चल रहा है, वो कैसे अपने, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है ना कि आप एक बंदे को कहें कि जी आपके खिलाफ केसेस हो रहा है, आप किसको अपना जज बनाना चाहते हैं और अब अंपायर किसको बनाना चाहते हैं। तो जाहिर है ये चीज मेरे ख्याल से ये स्पिरिट के भी खिलाफ है कि आप करने जा रहे हैं एहतसाब इस मुल्क के अंदर अक्रॉस द बोर्ड और आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर करप्शन खत्म हो, तो फिर रास्ता भी वही होना चाहिए कि जो साफ शफाफ रिजल्ट दे आपको, जिससे शफाफियत का रिजल्ट ना आए, जिससे आपको ये अंदाजा ना हो। तो पाकिस्तान के अंदर आप ये सिर्फ देखें कि कितनी बड़ी करप्शन होती है इस मुल्क के अंदर, लेकिन वाइट कलर क्राइम ये पकड़ना कितना मुश्किल हो रहा है। आप यहाँ से अंदाजा करें इस मुल्क के ऊपर कितने मतलब यानी कब से ये मुल्क लूटा जा रहा है, लेकिन आप किसी को पकड़ के सजा दिलवाने में कितनी मुश्किलात आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो पूरी कौम देख रही है, पूरी कौम के सामने है। तो मेरे ख्याल से इस पे तो बिल्कुल जो हमारा स्टैंड है और बड़ा क्लियर भी है कि एक कन्विक्टेड बंदे को हम कहें कि जी आप अपने लिए जज को पसंद कर लें, तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं होगा। बाकी अपोजिशन है और किसी और को लेकर सामने आ जाए या ये खुद मिल के कोई फैसला तो कर लेना, फिर उसके बाद हुकूमत सोच लेगी कि क्या करना है आगे। चले शौकत से यूसुफ ज़ई साहब, शहबाज शरीफ पे आपने कहा इल्ज़ामात हैं, चले वो हो गया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनके साथ बैठ के तय कर लेना चाहिए। दूसरी बड़ी सियासी जमात तो पार्लियामेंट में नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी है, उनके साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे, उनके साथ बात क्यों नहीं हो रही, उन्हें क्यों इस पर राज़ी किया जाए? देखिए ये तो एक वो है कानूनी रुकता है या आप उसको जो भी कहें कि जी अपोजिशन लीडर और गवर्नमेंट वज़ीर आज़म बैठ कर इत्तेफाक करते हैं, तो बना दे, बिलावल को बना ले, अपोजिशन लीडर बना दे, हमें तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो असल चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपस में तो बैठ जाए ना, क्योंकि अपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट की बात होती है ना, तो पहले अपोजिशन तो मुत्तफिक हो जाए कि वो कौन सा नाम सामने लेकर आ रहे हैं। क्या ये एक दूसरे के साथ, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि क्या शहबाज शरीफ किसी को नॉमिनेट कर दे तो बिलावल उसको मान लेगा, पहले तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। तैमूर साहब क्या राय रखते हैं? शौकत यूसुफ ज़ई साहब जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब अगर कोई नाम लाते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी रजामंदी का इजहार करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं मेरे भाई को कहूंगा कि मेहरबानी नहीं करके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या कहती है
आपकी मर्जी पे ये मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क कानून और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलेगा, जो साफ सुथरा क्लियरली कहती है नो मैटर हु द ऑपोजिशन लीडर इज, चाहे वो अलिफ बे फे जो भी हो, आपको उसके साथ ही मुशावरत करके उस नाम पे एग्री करना है। तो ये तो आप बात छोड़ दें कि उस पर फलाना केस है और फलाना केस है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये बात याद रखिए। दूसरी बात, मैं बड़ा वाज़ेह अल्फाज में आपको बता रहा हूँ बड़े इज्जत के साथ कि हम ऑपोजिशन इस बात पे यूनाइटेड है, हम एक नाम पे एग्री कर लेंगे। मेहरबानी करके आप कॉन्स्टिट्यूशन का साथ लें और उस हिसाब से चलें। टेंशन सिर्फ ये है कि कोई और अगर फेयर फ्री बंदा आ गया तो आपके वजीरों को अरेस्ट कर लेगा, आपके जो शुगर माफियाज हैं, भत्ता माफियाज हैं, कब्जा माफियाज हैं, वो सारी परेशानी में आ जाएंगी, इसलिए आप छुपा रहे हैं। मतलब पूरे पाकिस्तान में आपको बंदा नहीं मिल रहा है चेयरमैन नैब लगाने के लिए, जो आपको इतनी मजबूरी और लाचारी है इनकी। तो वी आर ऑन वन पेज। साहब, जिस तरह तैमूर साहब ने कहा है कि अब आपने एक आर्डिनेंस तो ले आए, आर्डिनेंस में कुछ दिनों बाद फैसला भी हो जाएगा, कुछ वक्त के लिए आर्डिनेंस आया ना, नया चेयरमैन नैब तो आपने लाना है, तो आपने उसमें कोई नाम ऐसे हैं जो सामने आपके आ चुके हो, किसी नाम पे मशावरत हुई है जो आप अपोजिशन को पेश करें? देखिए, पहली बात मैंने आपसे कहा ना कि चलो गवर्नमेंट की तरफ से तो आप कह सकते हैं जी वो गवर्नमेंट डिले कर रही है या ऑर्डिनेंस लाकर टाल मटोल कर रही है, तो अपोजिशन का तो मसला ये है कि आप समझते हैं कि अपोजिशन लीडर अपने तरफ से कोई नाम देगा या इनसे मुशावरत करके देगा, तो पहले अपनी मुशावरत तो मुकम्मल कर लेना, हुकूमत को बता दें कि जी ये बंदा है हमारी तरफ से, आप इसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये नेक्स्ट बात है कि जी हम उसको मानते हैं या नहीं मानते, या शहबाज शरीफ के बतौर उसका मानते हैं नहीं, ये तो सेकंड फेज है ना। तैमूर साहब, इस ज़िमन में ऑपोजिशन का पेपर वर्क मुकम्मल है? मेरे भाई ने बड़ी प्यारी बात की, काश के इमरान न्याजी भी इस किस्म की बातें कर सकता। मेरे ख्याल से इमरान खान को हटा के फौरी तौर पे इनको प्राइम मिनिस्टर लगा देना चाहिए, क्योंकि ये बात करे डेमोक्रेसी वाली। बिल्कुल ने बाजा फरमाया, हमें ये मौका दें, हमें ये बता दें कि हम आपका बंदा लगाएंगे या आप मुशावरत कर दे दें, हम आपको 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर नाम दे देते हैं, सर्च कर देते हैं, इशू ही सॉल्व हो गया। फिर तो अगर आपके कहने पर चलते हैं पूरा मसला हल हो गया ऑपोजिशन का, इस गवर्नमेंट का। देखिए, मैं एक बात अर्ज कर, ये देखिए हुकूमतें या इदारे टीवी पे आकर नहीं चलते हैं, ये आप जब तक प्रैक्टिकली आप आएंगे नहीं सामने, तो उस वक्त तक सिर्फ ये टीवी के हद तक तो हो सकता है कि हम ये करेंगे आप वो करेंगे। देखिए, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये एक जेन्युइन इशू है, और इसलिए भी है कि आप खुद देख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर यानी वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना कितना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि इदारे आज़ाद, सब कुछ आज़ाद, लेकिन आपका जो प्रोसिक्यूशन सिस्टम है या जो और ऐसे वो हैं वो काफ़ी मतलब मुश्किल है। दूसरी बात ये कि देखिए, आप जो सिंपल जो फार्मूला होता है बाहर की दुनिया में कि वो टैक्स रिटर्न को देख लेते हैं, वो ये देख लेते हैं कि 20 साल 30 साल पहले इनके पास क्या था, वो किन रिसोर्सेज के जरिए यहाँ तक पहुंचे हैं। पाकिस्तान में आप ये भी नहीं पूछ सकते, आप पूछ के तो देखें, आपने पूछ लिया कि जी आप बताएं। शौकत साहब, चलें, ये तो टीवी की बातें तो हो गई, ये टीवी पे बातें अच्छी लगती हैं, इस पर भी बात करते हैं। ये बताएं कि आप अब सदर पाकिस्तान ने मुशावरत करनी है, सदर पाकिस्तान मुशावरत का अमल कब से शुरू करेंगे ताकि अवाम जो एक हुजान का शिकार है उसे वो तो इस चीज़ से बाहर निकले? देखिए, ये तो जाहिर है सदर मुमलिकत ही बता सकते हैं कि वो मुशावरत कब शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ हमें सामने नजर आ रही है ना, जो डिस्प्यूट नजर आ रहा है कि अगर जब तक आप अपोजिशन की तारीफ सामने करके नहीं बताएंगे ये अपोजिशन कौन है, अगर आप शहबाज शरीफ को अपोजिशन बना के पेश करेंगे कि जी ये अपनी मर्जी करके बता दे। शौकत यूसुफजई साहब, आपके मेरे या किसी और के कहने से अपोजिशन का तयन तो होगा नहीं, तयन तो वैसे ही होगा जो आईनी सतह पर साख्त जो कानून की और इदारों की बनी हुई है उसी से ही तो हम फैसला कर पाएंगे। अपोजिशन में मुंतखब अपोजिशन लीडर जो लिखा जाता है वो किसका नाम लिखा जाता है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ से आपकी नीयत का पता चल जाएगा ना। देखिए, जब हम ये एहतसाब जो करने की बात करते हैं और जब हम कहते हैं कि जी करप्शन खत्म करेंगे और नैब चेयरमैन ऐसा हो जो बिल्कुल न्यूट्रल हो, जब एक चीज केस चल रहा है ऑलरेडी,
तो क्या अच्छा नहीं है कि खुद इंसान विड्रा कर जाए कि जी मेरे खिलाफ चूंकि केसेस चल रहे हैं, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं किसी को नॉमिनेट करूं, इसलिए बिलावल आगे आ जाए या बिलावल साहब आ जाए या XYZ किसी और को आगे कर दे कि जी तैमूर साहब, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑफर है कि बिलावल साहब आ जाएं, उनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, बिलावल साहब आ जाएं, उनको अपोजिशन लीडर मानने के लिए तैयार है। तो बिलावल साहब क्या तैयार है इस पे? लीडर ऑफ अपोजिशन इनके कहने पे नहीं आता, लीडर ऑफ अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इलेक्ट आके होके आता है। जिसके पास मेजॉरिटी वोट सबसे ज्यादा होते हैं उसी को बनाया जाता है। ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा है, ये मैं इनको समझाना चाहता हूँ। ये हुकूमत चल रही है, हुकूमत इस तरह से नहीं चलती, हुकूमत कानून पे चलती है। हाँ, आपके पास अगर है कोई तरीकेकार तो आप हटा दें शहबाज शरीफ को, जो कि नामुमकिन बात है। इट इज नॉट पॉसिबल। ही इज द ऑपोजिशन लीडर एंड ही विल रिमेन द ऑपोजिशन। बिलावल भुट्टो साहब इंशाल्लाह 2 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर बन के आ रहे हैं, इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर पे बैठेंगे। अभी फिलहाल देना चाह रहे हैं शौकत यूसुफ साहब, मौक़िफ़ देना चाह रहे हैं। मैं जो बात करना चाहता हूँ, मैंने कहा कि देखें, हम जमहूरियत की बात तो करते हैं, लेकिन हम जमहूरियत अपने लिए सोचते हैं, किसी और के लिए नहीं सोचते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को खुद कहना चाहिए कि जी मैं इस पोजीशन में नहीं, मैं इसकी बात, आप आइन कानून, हम ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपोजिशन लीडर हम उसको बना दें या हम नहीं बनाते, हमें जरूरत ही नहीं है उसको हटाने की, वो रहे और उसकी उनकी परफॉर्मेंस भी आप देख रहे हैं। मैं तो जो बात करना चाहता हूँ ये है कि देखें, इस वक्त वैसे भी जो उनके ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं, जो इल्जामात, जो केसेस चल रहे हैं, उनके भाई के खिलाफ चल रहे हैं, उनकी फैमिलीज के ऊपर चल रहे हैं, तो मैं वैसे आपसे कहना चाहता हूं यूसुफ साहब, एक सवाल है मेरा, उसके बाद तैमूर साहब की तरफ जाने। शहबाज शरीफ पर केसेस हैं, ओके, शहबाज शरीफ पर सब कुछ है, ओके, सेनेट में भी एक अपोजिशन लीडर हैं, उन पर भी केसेस हैं, उनको आपने पाकिस्तान से बाहर जाने से रोक दिया। उनके हवाले से कभी नहीं ये कहा गया कि हम इनको अपोजिशन लीडर नहीं मानते। उस पर तो सेनेट में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, फौरी सब कुछ जारी हो गया, और आपके पार्लियामेंट लीडर जो सेनेट में बैठे हैं वो भी उनको अपोजिशन लीडर कहते हैं। तो ये क्या, उन पे भी केसेस हैं, उन पे भी हैं, यहाँ पर ठीक है, वहाँ पर ठीक नहीं? लेकिन देखिए, ये तो जो फैसला आप करने जा रहे हैं ना, ये आप एक मुल्क के हवाले से फैसला करने जा रहे हैं कि इस मुल्क से आप करप्शन खत्म करेंगे। देखिए, बातें तो सारे हम करते हैं कि हम करप्शन खत्म करेंगे, लेकिन इसके लिए कोई तैयार है? कि मैं जब 2013 में बैरिस्टर शौकत यूसुफ से जब मैं हुकूमत में आ रहा था तो मेरे एसेट क्या थे, आज 8 साल बाद मेरे एसेट क्या है, क्या ये जानना जरूरी नहीं है? अगर मैं सियासत कर रहा हूँ तो मेरे बारे में मेरे आवाम को जानने की क्या ये हक नहीं है? वो मुझे इतनी इज्जत देते हैं कि मुझे उन्होंने वजीर भी बना दिया, मुझे पार्लियामेंट में भी बिठा दिया, क्या मैं उनको ये हक नहीं दे सकता कि वो मेरे बारे में जाने कि भाई इसकी जायदाद क्या थी, इसके बाप की क्या जायदाद थी, और ये क्या करता था, और आज इसके पास इतना जो पैसा ये कहाँ से आया? मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी ने सियासत करनी है तो ये तो बताना पड़ेगा। अच्छा, ये जो आपने कहा शौकत यूसुफ साहब, मैं चूँकि आपको उस वक्त से जानता हूँ जब आप सहाफ़त से आपका आगाज़ हुआ हर चीज़, लेकिन आपकी जमात के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी मरहले से गुजरे हैं, जिनके पास भी रातों रात बहुत कुछ आ गया, तो क्या ये एहतसाब उनके लिए नहीं होगा? सर, मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ ना, आप अच्छा नेब चेयरमैन का इंतखाब करें और उसको इख्तियारात दें, और आप सारे मिलकर कहें कि जी एहतसाब करें और हमसे शुरू करें। देखें, जब तक आप हमसे शुरू करने वाली बात नहीं करेंगे ना, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? मेरे खिलाफ शुरू होगा तो मैं कहूँगा इंतकामी कार्रवाई हो रही है, आपके खिलाफ होगा तो आप कहेंगे जी मेरे खिलाफ इंतकाम। ये चीज ही ऐसी है कि जनाब, हमें जो हुक्मरान हैं, जो अपोजिशन लीडर्स हैं, जो इस मुल्क के सियासतदान हैं, जो सियासत करते हैं, वो अपने आप से शुरू करें, अपने आप को हवाले करें। ये खुद एहतसाबी का अमल अगर शुरू हो जाए तो फिर किसी एहतसाब की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे लीडरान ईमानदार हैं और ख़ुद एहतसाबी हर रोज़ करते हों तो अवाम की भलाई के लिए फ़ैसले हो सकते हैं। ये अवाम को सोचना होगा कि दोनों तरफ से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ साहब, तैमूर तालपुर साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दिला मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।